Hello students, myself Vivek Ranjan wishing a pleasant good evening to all, and here I would like to invite all of you at the platform of Livesmeet powered by Chanakya classes. Dear students, I am here to represent your special chapter which is agriculture from your geography section. तो बाबू, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने अपना क्लास 10th का ज्योग्राफी सेक्शन का शुरुआत किया हुआ था, ठीक है, जिसमें हमने अपने डिफरेंट 3 चैप्टर्स का स्टडी कंप्लीट कर लिया हुआ था और हमने लेटेस्ट अपना ये एक नया चैप्टर शुरू किया हुआ था पिछले सेशन में जिसका नाम है एग्रीकल्चर। ये बाबू इस चैप्टर का सेकंड सेशन रहने वाला है और इस सेशन के अंदर में बाबू हम लोग अपने चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। इसके जस्ट प्रीवियस सेशन के अंदर में हमने, ठीक है, अपने चैप्टर को स्टार्ट किया, उसके इंट्रोडक्शन को देखा। इंट्रोडक्शन के अंदर में हमने एग्रीकल्चर को डिफाइन करा था और साथ ही साथ उसके इंपॉर्टेंस को देखा था। फिर उसके बाद हमने एग्रीकल्चर के क्लासिफिकेशन को देखा हुआ था। यानी पिछले सेशन में हमने इतनी चीजों को कवर अप कर लिया हुआ था। तो आज हम लोग बात करेंगे, अपने चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और जैसा कि मैंने आप लोगों को चैप्टर के शुरुआत में ही कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं इन सब चीजों का डिटेल्स दे दिया था, उसको एक बार रिकॉल करते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा जो होने वाला है चैप्टर के अंदर में वो क्या होने वाला है, आपको क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया। क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, और मेजर क्रॉप्स के बारे में हम लोग इस सेशन के अंदर में बात करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि भारत के अंदर में जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में लाया जाता है उस एग्रीकल्चर का पैटर्न क्या रहता है ये देखना है हमें, और साथ ही साथ हम लोगों को डिफरेंट क्रॉप्स जो भारत के अंदर में ग्रो किए जाते हैं उनके बारे में भी आज की क्लास में पढ़ना है। तो चलिए बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इंडिया का क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न यानी कहने का मतलब एक ऐसा पैटर्न जिसके अंदर में हम लोग अपने डिफरेंट क्रॉप्स की खेती अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट फैक्टर्स करने का काम करते हैं। जैसे जनरली अगर हम लोग देखें तो हम इंडिया के अंदर में डिफरेंट सीजन्स के अंदर में अपने अलग अलग तरीके के क्रॉप्स को उगाने का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बात आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि every crop is associated with certain type of climatic condition, with certain type of favorable weather condition। तो इसलिए हम अलग अलग सीजन में ना अलग अलग तरह के फसलों को उगाने का काम करते हैं, ठीक है। तो अगर हम इंडिया के क्रॉपिंग पैटर्न को देखें तो पहले यहां समझेंगे, हम लोग डिफरेंट सीजन्स को देख सकते हैं जिनके अंदर में हम अपने लिए फसलों को उगाने का काम करते हैं। तो यहां बेसिकली अगर क्रॉपिंग सीजन की बात की जाए भारत के अंदर में तो 3 तरह के क्रॉपिंग सीजन हमें देखने को मिलता है, एक रबी, दूसरा खरीफ और तीसरा मिलता है आपको जैद क्रॉप्स। ये 3 सीजन्स को प्रैक्टिस करके हम लोग अपने लिए अलग अलग तरह के फसल उगाने का काम करते हैं। तो रबी क्रॉप्स यानी वैसे क्रॉप्स, या फिर अगर हम बोले इसको एग्रीकल्चर के आधार पे तो कहेंगे रबी सीजन ऑफ क्रॉपिंग। तो एक ऐसा सीजन जो जनरली विंटर सीजन से रिलेटेड होता है। विंटर सीजन के अंदर में जितने फसलों की खेती हम लोग करते हैं उन फसलों को रबी क्रॉप्स कहते हैं और उस प्रैक्टिस किए जाने वाले सीजन को रबी सीजन कहते हैं, ठीक। तो रबी क्रॉप्स में, रबी सीजन के अंदर में फसलों की खेतों के अंदर में बुआई बाबू नवंबर से मार्च के बीच में की जाती है। इंडिया के अलग अलग क्षेत्रों में ये पीरियड रहता है कि नवंबर से मार्च तक का जो पीरियड रहता है जनरली वो रबी क्रॉप के सोइंग का पीरियड रहता है। यानी खेतों में बीजों को बोने का काम किया जाता है नवंबर से मार्च के पीरियड में। रबी क्रॉप्स के अलोंग उगाए जाने वाले इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है वीट, मस्टर्ड, टोबैको, ग्राम। ये सारे फसल जो है वो रबी क्रॉप्स के अंदर में उगाए जाते हैं। फिर आप अगर खरीफ क्रॉप को देखोगे तो खरीफ क्रॉप जो है वो जनरली समर सीजन के अंदर में उगाए जाने वाले फसलें होती हैं। इसमें हम लोग हमारे खेतों में फसलों की बुआई जो है वो जून से अक्टूबर के बीच में की जाती है, ठीक है, और इनका हार्वेस्टिंग अगर करना हो तो आप इसमें खरीफ सीजन के लिए दिसंबर से लेकर के
जनवरी फरवरी मार्च महीने तक खरीफ सीजन की हार्वेस्टिंग हम लोग करने का काम करते हैं। ठीक, खरीफ फसलों में राइस, मेज, मिलेट, कॉटन, जूट, सुगर केन इत्यादि फसलें आती हैं। फिर आप देखेंगे जैद क्रॉप्स, यानी रबी और खरीफ सीजन के बीच में जिन फसलों की खेती हम लोग करते हैं उनको हम लोग जनरली जैद क्रॉप्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बाबू? जैद क्रॉप्स के नाम से जानते हैं। इस सीजन के अंदर में हम जनरली अपने लिए वाटर फ्रूट्स उगाने का काम करते हैं, जैसे वाटरमेलन, मस्कमेलन, ककम्बर, बटरगार्ड, ये सब के सब फसल जो है वो जैद क्रॉप्स के अलोंग उगाए जाते हैं। यहाँ इस टेबल के माध्यम से हम लोग थोड़ा सा इन तीनों क्रॉपिंग पैटर्न को कुछ ज्यादा डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे बारी बारी से। यहाँ रबी क्रॉप्स की बात होगी, यहाँ खरीफ क्रॉप्स की बात होगी और यहाँ पे जैद सीजन के बारे में भी बात होगी। तो रबी क्रॉप्स आर विंटर क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स कैसे क्रॉप्स होते हैं बाबू? विंटर क्रॉप्स होते हैं, क्योंकि इनकी खेती जनरली हम लोग विंटर सीजन के अंदर में भारत में करने का काम करते हैं। इनको खेतों में इनकी बीजों को बोया जाता है अक्टूबर से दिसंबर के बीच। पूरे भारत का बात यहाँ पे किया जा रहा है, नॉट फॉर ओनली 1 और 2 स्टेट्स। पूरे देश की अगर हम लोग पीरियड की बात करें तो ये वेरी करता है अक्टूबर से लेके दिसंबर के बीच। ठीक, और इन फसलों की हार्वेस्टिंग हम लोग अप्रैल से लेके जून के बीच में करते हैं। ठीक है, उसके बाद रबी क्रॉप्स के अलोंग जिन फसलों की खेती हम करते हैं उन फसलों में आपको वीट, बार्ली, पीज, ग्राम और मस्टर्ड ये सब फसल आते हैं, जिनकी खेती हम लोग रबी क्रॉप्स के अलोंग, रबी सीजन के अलोंग करने का काम करते हैं। ठीक, रबी क्रॉप्स की फसलों को उगाने वाले जो मेजर स्टेट्स हैं उसमें आप देखोगे पंजाब का एग्जाम्पल, हरियाणा का एग्जाम्पल, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, ये सारे राज्य जो हैं वो जनरली रबी क्रॉप्स की फसलों को, रबी सीजन की फसलों को सूट करते हुए राज्य होते हैं। अगला देखेंगे खरीफ। तो खरीफ जो है ये रेनी सीजन क्रॉप्स होते हैं। इनमें रेनी सीजन क्रॉप्स की खेती हम लोग जनरली करने का काम करते हैं। इनकी बुआई खेतों में जून से जुलाई के बीच में की जाती है पूरे देश में, और इनका हार्वेस्टिंग बाबू सितंबर से अक्टूबर के बीच में किया जाता है। ठीक, इनके अंदर जिन जिन फसलों की खेती हम करते हैं उन फसलों में पैडी यानी धान, मेज, मक्का, ज्वार, बाजरा, तर जिसको अरहर के नाम से जानते हैं, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन, इन सब फसलों की खेती खरीफ सीजन के अंदर में हम लोग करते हैं, खरीफ पैटर्न के अलोंग करते हैं। खरीफ सीजन के अंदर में जिन फसलों की खेती होती है उन फसलों के मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आप अगर देखो तो असम मिलेगा, वेस्ट बंगाल मिलेगा, भारत का कोस्टल उड़ीसा वाला इलाका, आंध्र प्रदेश का इलाका, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, यूपी और बिहार, इन सब राज्यों में हम खरीफ क्रॉप्स की खेती ठीक ठाक तरीके से करने का काम करते हैं। अगला है जैद, यानी ये कंप्लीट पिक समर मंथ्स में इनकी खेती हम लोग करते हैं। पिक समर मंथ यानी मई जून के महीने में इन फसलों की खेती हम लोग अपने खेतों में अलग अलग जगहों पे करने का काम करते हैं। यानी अप्रैल, मई, जून ये 3 महीने जो होते हैं वो गर्मी के एकदम पिक गर्मी वाले मौसम होते हैं, तो इसलिए इन फसलों की खेती इस टाइम पे की जाती है और जून के टाइम में, जून महीने में इनकी हार्वेस्टिंग कर ली जाती है। इन सीजन में ठीक जो फसल उगाए जाते हैं उन फसलों में बेसिकली वाटरमेलन, यानी इन फसलों में ना बेसिकली आपको वाटर फ्रूट्स ही देखने मिलेंगे। तो वाटर फ्रूट्स का भी अगर एग्जांपल देखें तो वाटरमेलन, मस्कमेलन, ककम्बर, वेजिटेबल्स एंड फॉडर क्रॉप्स ये सभी आते हैं। और जैद सीजन के क्रॉप्स को उगाने वाले राज्य की अगर हम बात करें तो इनमें वैसे राज्य आते हैं जहां इरिगेशन, ठीक है, फैसिलिटीज काफी ज्यादा डेवलप्ड होती हैं, उन इलाकों में जैद क्रॉप्स की खेती ठीक ठाक तरीके से कर ली जाती है। बेसिकली इसमें हम ये देखते हैं ना कि जैद क्रॉप्स की खेती जनरली वाटर बॉडीज के किनारे वाले इलाके में किया जाता है, ताकि उनको काफी ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा इरिगेशन की जरूरत पड़ती है। तो ज्यादा इरिगेशन करना जहां आसान होता है उन्हीं इलाकों में हम जैद क्रॉप्स की खेती काफी आसानी से कर लेते हैं। तो ये था हमारे इंडिया का क्रॉपिंग पैटर्न। यानी अगर इंडिया के क्रॉपिंग पैटर्न को हम लोग माइन्यूटली वॉच करें तो वी विल फाइंड कि हम भारत में डिफरेंट 3 क्रॉपिंग सीजन्स का प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें रबी, खरीफ और जैद ये 3 सीजन्स आते हैं।
ठीक, इन तीनों सीजन के अलोंग हम अलग अलग तरीके का फसल उगाते हैं, जिनका सोइंग पीरियड कुछ अलग रहेगा, ठीक, आपको हार्वेस्टिंग पीरियड अलग रहेगा, प्रोड्यूसिंग स्टेट जो होंगे इन फसलों के वो भी अलग अलग काफी ज्यादा वेरी करने का काम करते हैं। तो क्रॉपिंग पैटर्न समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और अब हमारा टॉपिक आता है मेजर क्रॉप्स, यानी हमारे देश के एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के अंदर में उगाए जाने वाले डिफरेंट क्रॉप्स की बात हम लोग इस टॉपिक के अंदर में करेंगे कि किन किन किस किस तरह के क्रॉप्स की खेती हम लोग करते हैं, ठीक है, उन क्रॉप्स को आप कैसे क्लासिफाई कर सकते हो और इस आधार पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्रॉप्स होते हैं उनका डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल हम यहां पे देखने का काम करेंगे। तो बिफोर गोइंग टू द मेजर क्रॉप्स वी विल डिस्कस अबाउट अ टॉपिक which is essential to us and which is the factors responsible to grow any type of crop in a particular area। यानी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर में उगाए जाने वाला अगर कोई क्रॉप है तो उस क्रॉप के ग्रोथ के लिए, उस क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स काम करेंगे, ठीक है, और किस तरह से इंपैक्ट डालते हैं, ये बड़ा जरूरी हो जाता है डिस्कस करना। तो हम देखेंगे, ठीक है, कि भारत के अंदर में बाबू वेराइटी ऑफ फूड एंड नॉन फूड क्रॉप्स जो है वो उगाए जाते हैं अलग अलग हिस्सों में, यानी भारत के अलग अलग हिस्सों में हम डिफरेंट टाइप्स के फूड और नॉन फूड क्रॉप्स को उगाते हुए देख सकते हैं, ठीक है। और इन फसलों को उगाने के लिए जो जरूरी फैक्टर्स होते हैं वो फैक्टर्स क्या क्या हैं ये देखेंगे। सबसे पहला फैक्टर होता है वेरिएशन इन सोइल। हम ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं कि भारत के अलग अलग इलाके में ना बाबू अलग अलग तरह की मिट्टी पाई जाती है। आप जैसे ही इंडिया में एक रीजन से दूसरे रीजन में जाते हो तो अगर सबसे पहले कोई चीज बदलती है तो वो होती है वहां की मिट्टी। आप नॉर्दर्न प्लेन में हैं, आपको एलुवियल सॉइल देखने को मिलेगा। आप साउथ इंडियन स्टेट्स में चले जाइए, आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगा, रेड सॉइल देखने को मिलेगा। पेनिनसुलर इलाके में जाइएगा, रेड एंड येलो सॉइल देखने को मिलेगा, अरिड सॉइल देखने को मिलेगा। आप इधर राजस्थान के डेजर्ट वाले इलाके में जाते हैं, वहां सैंडी सॉइल या अरिड सॉइल देखने को मिलेगा। आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, उधर आपको ज्यादातर लेटेराइट सॉइल देखने को मिलेगा, खास करके असम में, मेघालय में, ताकि उधर क्योंकि उधर बारिश ज्यादा होती है तो लीचिंग प्रोसेस उधर ज्यादा काम करता है, तो लेटेराइट सॉइल देखने को मिलता है, ठीक है। फिर से लेटेराइट सॉइल आपको कोस्टल एरियाज में भी थोड़े से देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या देख रहे हैं कि भारत के अलग अलग इलाके में ना अलग अलग तरह की मिट्टी की अवेलेबिलिटी है। और चूंकि हम ये भी बात अच्छे तरीके से जानते हैं कि हर एक फसल जो है ना वो एक पर्टिकुलर मिट्टी को ही सूट करता है। जैसे अगर आपको चावल उगाना है तो आपको एलुवियल सॉइल देना ही देना पड़ेगा उस फसल को अच्छे तरीके से ग्रो करने के लिए। आपको व्हीट उगाना है, एलुवियल सॉइल देना पड़ेगा। आपको कॉटन की खेती करनी है, आपको ब्लैक सॉइल चाहिए ही चाहिए। आपको काजू की खेती करनी है, आपको लेटेराइट सॉइल चाहिए ही चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या देख रहे हैं कि ये वेरिएशन ऑफ सोइल जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस बात के लिए कि हमारे अलग अलग इलाके में किस तरह के फसलों की खेती की जाएगी। यानी एक इलाके में अगर लेटेराइट सोइल है, आप काजू की खेती करो, कॉफी की खेती करो, टी की खेती करो, बहुत अच्छे से हो जाएगा। लेकिन उस इलाके में आप चावल जाके उगाने लगो, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि चावल इज नॉट सुटेड फॉर लेटेराइट सोइल। ठीक, आपको चावल उगाना है तो एट द सेम टाइम आपको एलुवियल सोइल चाहिए। तो इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि ये वेरिएशन ऑफ सोइल जो है वो काफी ज्यादा मैटर करता है कि एक जगह का उगाया जाने वाला फसल कैसा होगा। ठीक, आप जानते हैं कि इंडिया के अंदर में, ठीक है, यानी आप देखो मिट्टी जो है वो अलग अलग तरह की मिट्टी होती है हर जगह। यहाँ देखिए एलुवियल सॉइल का इलाका दिखाया गया, ये ब्लैक सॉइल का इलाका दिखाया गया, ये रेड एंड येलो सॉइल दिखाया गया, ये लेटेराइट सॉइल दिखाया गया। तो मिट्टी चूंकि अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग है तो फसल भी अलग अलग ही उगाए जाएंगे, नो डाउट। ठीक, आगे देखोगे कि भारत में डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स होते हैं, अलग अलग तरह के क्लाइमेटिक जोन्स होते हैं। यानी इंडिया के अलग अलग हिस्सों में पड़ने वाला जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल होता है और अमाउंट ऑफ टेम्परेचर होता है वो प्लेस बदलने से, जगह बदलने से काफी ज्यादा वेरी करता है। ठीक, ये बात बिल्कुल भी श्योर नहीं है कि जैसा बिहार का क्लाइमेटिक कंडीशन है महाराष्ट्र का भी वैसा ही होगा, बिल्कुल भी नहीं, दोनों अलग अलग होंगे।
कश्मीर का जो क्लाइमेटिक कंडीशन होगा वो तमिलनाडु के एकदम उल्टा होगा, तो राजस्थान का जो क्लाइमेटिक कंडीशन होगा वो मेघालय के एकदम उल्टा होगा। तो अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स जब भारत के अंदर में पाए जाते हैं, ठीक है, तो इससे वहां के क्रॉपिंग पैटर्न भी काफी ज्यादा डिसाइडेड होने लगते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है कि एक जगह का उगाया जाने वाला फसल कैसा होगा। क्यों? क्योंकि हर एक फसल को उगाने के लिए एक फिक्स अमाउंट ऑफ टेम्परेचर चाहिए होता है, एक फिक्स अमाउंट ऑफ रेनफॉल चाहिए होता है। जैसे व्हीट उगाना है आपको तो कम बारिश चाहिए, ज्यादा बारिश मिलेगा उसका ग्रोथ अच्छा नहीं होगा। अगर राइस की खेती करनी है तो आपको ज्यादा बारिश चाहिए, जूट की खेती करनी है और ज्यादा बारिश चाहिए और ज्यादा पानी चाहिए। तो वही बात है कि हर एक फसल जो है वो डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस को सूट करने वाले होते हैं, और भारत के हर एक इलाके में अलग अलग तरह का क्लाइमेटिक कंडीशंस भी हमें देखने को मिलता है। इसलिए ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस इन एवरी पार्ट ऑफ इंडिया अ वेराइटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन। ठीक है, अलग अलग तरीके के फसल उगाए जाते हैं। ठीक, आगे बात समझ में। उसके बाद कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस भी हमारे देश के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होते हैं, यानी किसानों की खेती करने के तरीके भी काफी ज्यादा बदलते रहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इस फोटो के अंदर में, भारत में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां आज भी प्रिमिटिव टूल्स के सहारे लोग खेती करने पे मजबूर है, क्योंकि वहां का डेवलपमेंट उतने बड़े लेवल तक नहीं पहुंचा। लेकिन एट द सेम टाइम सम स्टेट्स आर आल्सो देयर which has developed their technique to practice the agriculture। ठीक है, तो उन्होंने अपने एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को काफी ज्यादा इंप्रूव कर लिया हुआ है टेक्निक को। जैसे पंजाब हरियाणा वाले इलाके में चले जाइए, वहां जो किसान है वो बहुत बड़े लेवल तक अपने एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज को डेवलप कर चुके हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या देख रहे हैं कि वहां पे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज के ज्यादा डेवलप्ड होने के चलते वहां का जो ग्रोथ होता है फसलों का वो काफी बेहतर लेवल का हो जाता है, यील्डिंग काफी अच्छी होती है। तो हमारा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, कल्टीवेशन प्रैक्टिस भी डिसाइड करता है कि एक जगह पे किस तरीके का फसल उगाया जाएगा और उसकी यील्डिंग कितनी मात्रा में होगी। आगे बात समझ में। तो अगर हम भारत के अंदर में उगाए जाने वाले फसलों का एग्जाम्पल देखें तो अलग अलग तरह के फसल आपको देखने मिलेंगे। आप भारत में राइस की खेती होते देखते हो, व्हीट की खेती देखते हो, मिलेट्स उगाए जाते हैं, पल्सेज उगाए जाते हैं, चाय, कॉफी, ठीक है, शुगर केन, ऑयल सीड्स, कॉटन, जूट, ये सारे के सारे फसल जो है वो हमारे देश के अंदर में काफी अच्छे तरीके से और इफिशियंट तरीके से आसानी से उगाए जाते हैं। जैसे यहाँ देखिए कुछ खरीफ क्रॉप्स के फोटोग्राफ्स, जैसे राइस, ग्राउंडनट, रागी, सोयाबीन, ठीक है। रबी फसलों में व्हीट आता है आपको, ग्राम आता है आपको, मस्टर्ड आता है, पीज आता है। तो ये सारे फसल जो है वो हमको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कंडीशंस में उगते हुए हम भारत के अंदर में देख सकते हैं। तो ये थे क्रॉप्स के उगाए जाने के डिसाइडिंग फैक्टर्स, यानी कि हर एक फसल जो है एक स्पेशल टाइप का फेवरेबल कंडीशन प्रेफर करता है, और जिस इलाके में वो फेवरेबल कंडीशन उसको मिलते हैं उन इलाकों में उस फसल की खेती काफी बेहतरीन तरीके से हो जाती है। यानी ये सारे फैक्टर्स जो है वो डिसाइड करते हैं कि एक जगह में उगाए जाने वाले फसलों की नेचर कैसी होगी, उनकी यील्डिंग की क्या क्राइटेरिया होगी, ये सारी बातें इन फैक्टर से डिसाइडेड होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे हम क्रॉपिंग पैटर्न की बात करेंगे, यानी मतलब भारत के अंदर में जो क्रॉप्स उगाए जाते हैं, ठीक है, उन क्रॉप्स को हम लोग अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर देखें हम तो अलग अलग तरीके के फसल हमारे भारत में उगाए जाते हैं। जैसे पहला हो गया टाइप फूड क्रॉप्स। पहला क्या हो गया बाबू? फूड क्रॉप्स। तो फूड क्रॉप्स में अगर आप देखो तो राइस, व्हीट, ये सब यानी वैसे फसल जिनको हम अपनी भोजन संबंधी जरूरत को पूरा करने के लिए उगाते हैं उनको फूड क्रॉप्स कहते हैं। राइस, व्हीट, ये सब हो जाएंगे। उसके बाद फॉडर, जिन फसलों का प्राइमरी पर्पस जानवरों के लिए चारा की व्यवस्था करने के लिए जिन फसलों की खेती की जाती है उनको फॉडर क्रॉप्स कहते हैं। इनमें हम मिलेट्स उगाते हैं, ज्वार, बाजरा, रागी, ये मिलेट्स के रूप में उगाए जाते हैं, और कई अलग अलग तरीके के ग्रासेज भी फॉडर क्रॉप्स के रूप में भारत के अंदर में उगाए जाते हैं। फिर आपको आता है फाइबर क्रॉप्स, जिनसे जनरली फैब्रिक्स बनाने का काम किया जाता है।
जैसे कॉटन की खेती हम करते हैं, जूट की खेती करते हैं, ठीक है, आई बात समझ में। फिर बहुत सारी अलग अलग वैरायटी की वेजिटेबल्स भी हम भारत के अंदर में उगाते हैं, आपका पोटैटो हो गया, टोमेटो हो गया, ओनियन, ब्रिंजाल एक्सेट्रा, ये सब सब्जियों की खेती भी करते हैं। बहुत सारे फ्रूट्स के भी खेतियां हमें देखने को मिलती हैं, मैंगोज, एप्पल, बनाना, ये सब फल भी हमारे भारत में काफी अच्छे तरीके से पाए जाते हैं, ठीक। बहुत सारे आपको स्पाइसेज की भी खेती होती है, जैसे पीपर, कार्डेमम, सैफरॉन, टर्मरिक, इन सब मसालों की भी खेती होती है। और ये जितने भी फसल उगाए जाते हैं, जितने भी क्रॉप्स उगाए जाते हैं, वो बेसिकली खरीफ, रबी और जैद सीजन के अलोंग ही उगाए जाते हैं भारत के अंदर में, ठीक है, कोई दिक्कत। तो इतने तरह के फसल को हम लोग भारत के अंदर में उगते हुए देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल फेवरेबल कंडीशंस, यानी फेवरेबल कंडीशंस के आधार पर हम इतने तरह के फसलों को भारत में उगते हुए देखते हैं। अब हमारा ये जो सिलसिला है वो आगे बढ़ते हुए कुछ यहां पहुंचेगा कि अब हम बारी बारी से हर एक फसल को काफी डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम राइस का एग्जाम्पल लेके देखते हैं, तो राइस को बेहतर तरीके से उगाने के लिए क्या क्या ग्रोइंग कंडीशंस हो सकते हैं, यानी उसको किस तरह की मिट्टी चाहिए, उसको उगाने के लिए कितना रेनफॉल चाहिए, कितना टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, आई बात समझ में, किस तरह किन किन राज्यों में वो फसल उगाया जाता है, ये सारी बातें हम हर एक क्रॉप के लिए काफी डिटेल से बाबू देखने वाले हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हम अपना स्टार्ट करेंगे मेजर क्रॉप्स इन इंडिया, ठीक है। तो आप देखोगे तो भारत के अंदर में उगाए जाने वाले जो डिफरेंट क्रॉप्स हैं, जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गया, मिलेट्स हो गए, पल्सेज हो गए, टी, कॉफी, ठीक है, फिर शुगर केन, ऑयल सीड्स, कॉटन, जूट, इन सब फसलों के लिए जो भी ज्योग्राफिकल कंडीशंस चाहिए, जो भी फेवरेबल कंडीशंस का डिमांड ये फसल करते हैं, उन सबको हम अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। तो इस सिलसिले में पहला क्रॉप हमारा आता है राइस। राइस के लिए हर एक कंडीशन की बात हम लोग करेंगे। तो हर एक फसल के लिए हम पहले बात करते हैं सीजन की, कि अगर कोई फसल उगाया जा रहा है तो उसको उगाने का सीजन क्या होगा। तो अगर राइस के सीजन की आप बात करो तो राइस जो है वो खरीफ क्रॉप है, यानी खरीफ सीजन के अंदर में राइस की खेती हम लोग करते हैं। यानी राइस को बेहतर तरीके से ग्रो करने के लिए किस टाइप के सीजन की जरूरत पड़ेगी बाबू, तो राइस को अच्छे तरीके से उगाने के लिए आपको खरीफ सीजन की जरूरत पड़ेगी। कैसे, अब ये डिसाइड हो जाएगा। देखिए मतलब ये है कि खरीफ सीजन यानी समर सीजन वाला टाइम, जिसमें टेम्परेचर भी ज्यादा रहे और बारिश भी ठीक ठाक मिलती रहे, तो ऐसे सिचुएशन में हम राइस को बेहतर तरीके से अपने खेतों में ग्रो करवा सकते हैं। तो वही बात यहां पे किया जा रहा है कि राइस को ग्रो करने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए। तो मिनिमम टेम्परेचर 25, इससे ज्यादा ही टेम्परेचर की जरूरत आपको राइस को उगाने के लिए पड़ती है। यानी अगर आप राइस को बेहतर तरीके से अपने खेतों में उगाना चाहते हो तो आपको कम से कम 25 या उससे ज्यादा टेम्परेचर देने की जरूरत आपको पड़ेगी। यानी इससे कम टेम्परेचर मिलने पर इसका बेटर ग्रोथ आप नहीं देख सकते। रेनफॉल की क्या क्राइटेरिया रहती है राइस के लिए, तो आप देखोगे मिनिमम 100 सेंटीमीटर, यानी हमेशा 100 सेंटीमीटर से ज्यादा ही बारिश की जरूरत पड़ती है। इस फसल को उगाने के लिए जो आइडियल रेनफॉल का अमाउंट होता है वो 150 टू 200 सेंटीमीटर तक की बारिश की जरूरत पड़ती है, ठीक। अगर इसके लिए ये देखा जाए कि किस तरह की मिट्टी, कौन सी मिट्टी राइस को सूट करती है, तो मिट्टी के अंदर में आ जाएगा फर्टाइल एलुवियल सॉइल, यानी एलुवियल सॉइल तो होना ही चाहिए और साथ ही साथ वो काफी फर्टाइल भी होना चाहिए। यानी इस एलुवियल सॉइल के अंदर में वो सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होने चाहिए, ठीक है, जिसका इस्तेमाल करके हमारा ये फसल बेटर ग्रोथ कर सके, ठीक। अब हम देखेंगे कि इस फसल को उगाने के लिए जो प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो कौन कौन से स्टेट्स हैं, तो उसमें आपको आएगा भारत में सबसे ज्यादा चावल वेस्ट बंगाल के अंदर में उगाया जाता है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है कि विच इज द लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया, तो आप कहोगे वेस्ट बंगाल। कौन सा राज्य है, वेस्ट बंगाल। फिर आपको इसके अलावा मतलब वेस्ट बंगाल एक नंबर पे है, उसके अलावा ये उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा और केरला। यानी अगर तुम राइस के लिए प्रोड्यूसिंग स्टेट को याद करना चाहते हो
तो इसका एक बेटर ट्रिक हो सकता है याद करने का, वो आप ऐसे राज्य पढ़ के याद करते रह जाओगे, बार बार भूलते रह जाओगे। आप राइस के लिए देखो एलुवियल सोइल की आपको जरूरत है, तो एलुवियल सोइल कहां मिलेगा? हर वो इलाका जहां पे प्लेन्स इलाके होंगे और साथ ही साथ जहां डिपोजिशन का काम हो रहा होगा। तो डिपोजिशन बाबू दो जगह होता है भारत में सबसे ज्यादा, एक तो नॉर्दर्न प्लेन में, नॉर्दर्न प्लेन के इलाके में, और दूसरा कोस्टल प्लेन्स के इलाके में। नॉर्दर्न प्लेन्स के इलाके में हिमालयन नदियां डिपोजिशन करने का काम करती हैं और कोस्टल प्लेन्स के इलाके में समुद्री डिपोजिशन भी हमें देखने को मिलता है। तो इन दोनों इलाकों में आप कोई भी राज्य लेके देख लो, वहां चावल की खेती होती है। समझ में आ गई बात? तो ये याद रखोगे आपका काम हो जाएगा, वो राज्य बारी बारी से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए कह रहे हैं कि आप हर एक कंडीशन को काफी अच्छे तरीके से समझो, समझ के पढ़ना है, रटने की जरूरत नहीं है। जनरली हम लोग ये माइंडसेट डेवलप कर लेते हैं, क्या एसएसटी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, तो हम रट लेंगे। नहीं, इसमें भी आप कंसेप्ट अप्लाई करके इसको इजी बना सकते हो, आसान बना सकते हो, और बहुत आसान बना सकते हो। आगे बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी नॉर्दर्न प्लेन के इलाके में और कोस्टल प्लेन के इलाके में, तो नॉर्दर्न प्लेन के राज्य ऐसे ही आप उंगली पे रख दोगे, आप पंजाब से उठाइए वेस्ट बंगाल तक पहुंच जाइए, सारे के सारे राज्य नॉर्दर्न प्लेन के राज्य हैं। फिर आपको कोस्टल प्लेन देखना है तो आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, ये सारे के सारे कोस्टल प्लेन्स के राज्य हैं जहां चावल की ठीक ठाक खेती होती है। तो इस तरह से हमने अपने पहला क्रॉप राइस के बारे में पढ़ लिया। राइस से रिलेटेड जो भी ज्योग्राफिकल कंडीशन था वो हमने देखा कि इसको उगाने के लिए खरीफ सीजन चाहिए, 25 डिग्री का मिनिमम टेम्परेचर चाहिए, 100 सेंटीमीटर का मिनिमम बारिश चाहिए, एलुवियल सोइल चाहिए, और ये सारे राज्य चाहिए, आप राइस की खेती कर सकते हैं। ठीक, पूरी दुनिया में भारत जो है वो सेकंड प्रोड्यूसर है राइस का, राइस का सेकंड प्रोड्यूसर है इंडिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्रॉप की ओर। अगला क्रॉप आपको मिलेगा व्हीट। देखो, भारत के अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई ग्रेन क्रॉप था तो वो था राइस, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई फसल होता है तो वो होता है व्हीट। वो कौन सा होता है बाबू? व्हीट। तो व्हीट को उगाने के लिए सीजन, इसका सीजन क्या होगा? इसका सीजन होगा आपको रबी सीजन, यानी व्हीट की सबसे अच्छी खेती रबी सीजन के अलोंग हम करते हैं। तो रबी सीजन में क्या क्या फेवरेबल कंडीशंस मिल जाते हैं ये देखेंगे। यानी आपको इस व्हीट को उगाने के लिए 10 से 15 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, यानी जब फसल का ग्रोथ हो रहा हो तो 10 से 15 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए, और जब फसल पक रहा हो खेत में तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए होता है। यह फसल ज्यादा बारिश बर्दाश्त नहीं करता, तो इस फसल को उगाने के लिए कम ही बारिश की जरूरत पड़ती है, जो कि 50 टू 75 सेंटीमीटर, यानी मैक्सिमम 100 से ज्यादा बारिश ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। 100 सेंटीमीटर से अगर ज्यादा बारिश हुई तो समझिए उस फसल के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक ये बात हो जाएगी। ठीक है, ये व्हीट की खेती करने के लिए लोमी सॉइल चाहिए, या यूं कहिए एलुवियल सॉइल चाहिए, एलुवियल सॉइल चाहिए, और कहीं कहीं व्हीट की खेती ब्लैक सॉइल में भी हम कर लेते हैं। ठीक है, अगर व्हीट के मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की आप बात करो तो इसमें आपको आएगा व्हीट का सबसे बड़ा अगर कोई प्रोड्यूसिंग स्टेट है भारत में तो वो है पंजाब। कौन सा राज्य है? पंजाब। यानी सबसे ज्यादा व्हीट भारत में पंजाब के अंदर में उगाया जाता है। इसके अलावा यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, इन सभी राज्यों में भी हम व्हीट की खेती ठीक ठाक तरीके से कर लेते हैं। यानी जहां भी विंटर सीजन का ठीक ठाक असर हमें देखने को मिलता है, रबी सीजन ठीक ठाक देखने को मिलता है, उन इलाकों में हम व्हीट की अच्छी खेती आराम से इजीली कर सकते हैं। अगला हमारा क्रॉप मिलेगा, अगला क्रॉप मिलेगा आपको मिलेट्स। मिलेट्स जो है वो फॉडर क्रॉप्स होते हैं, यानी इनके अलोंग, मिलेट्स के अलोंग हम 3 फसलों की खेती करते हैं बेसिकली, ज्वार, बाजरा और रागी। तो इन फसलों को उगाने के लिए अगर आप टेम्परेचर देखो, ये इनके अगर सीजन की बात करोगे, मिलेट्स के सीजन की बात करोगे तो एनी सीजन, ये डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस, जगह के अनुसार ये किसी भी सीजन के अलोंग उगाए जा सकते हैं। यानी इनकी खेती रबी में भी कर सकते हैं, खरीफ में भी कर सकते हैं। तो वही बात है, इसलिए एनी सीजन मैंने लिख दिया। इसके लिए टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी आपको 16 से 32 डिग्री सेल्सियस तक, बारिश कम ही पड़ेगा 30 टू 60 सेंटीमीटर, यानी
कहने का मतलब क्या है कि इसका लोअर लिमिट टेम्परेचर का 16 डिग्री सेल्सियस है, यानी ये रबी को भी सूट कर रहा है, और अपर लिमिट जो है वो 32 डिग्री सेल्सियस है, यानी खरीफ को भी सूट कर रहा है। दैट्स व्हाई मैंने कहा एनी सीजन दैट इज ओके। कम बारिश है यानी रबी सीजन के अलोंग कर सकते हैं। ठीक, ये इसको उगाने के लिए वेराइटी ऑफ सोइल, किसी भी तरह के सोइल में ये अपने आप को सूट कर लेता है। ठीक है, तो इसलिए हम जनरली मिलेट्स को पूरे भारत में हर जगह उगाते हुए देखे जा सकते हैं, यानी भारत के हर हिस्से में लगभग ये ज्वार बाजरा और रागी की खेती हम लोग इजीली कर लेते हैं। अगर इसके मेन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की बात करें तो ज्वार को उगाने वाले मेन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। ठीक है, और बाजरा की अगर बात करें, बाजरा की, तो बाजरा राजस्थान में, यूपी में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, और रागी की बात करें तो कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, ये सारे राज्य जो है वो आपको बाजरा उगाने का काम करते हैं। तो ये था आपको मिलेट्स। अगला देखेंगे, अगला क्रॉप आपको आएगा मेज, मक्का। तो मक्के की खेती की अगर सीजन की बात करो तो इसके लिए जनरली होता है खरीफ सीजन। कौन सा सीजन? खरीफ सीजन। लेकिन इससे रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि बिहार के अंदर में मक्के की खेती रबी सीजन में भी की जाती है। खरीफ में तो होती ही होती है, साथ ही साथ बिहार में मतलब बिहार में खरीफ के साथ साथ रबी में भी आप मक्के की खेती कर सकते हो। तो मक्के के लिए सीजन दे दिया, जनरली ओवरऑल इंडिया में खरीफ, लेकिन बिहार में खरीफ के साथ साथ रबी सीजन में भी ये उगाया जाता है। इसको उगाने के लिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए, बारिश अबव 100 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि इस फसल को उगाने के लिए काफी डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम की जरूरत पड़ती है। मक्के की खेती सबसे अच्छे तरीके से ओल्ड एलुवियल सोइल में की जाती है, यानी जितना पुराना एलुवियल सोइल है उतना अच्छा मक्के का खेती होगा। ठीक है, इसका प्रोड्यूसिंग स्टेट आपको मिलेगा, एक सेकेंड सॉरी, इसका बाबू प्रोड्यूसिंग स्टेट मिलेगा कर्नाटका, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। मेज की खेती इन राज्यों में ठीक ठाक तरीके से की जाती है। आगे हम देखेंगे, अगला है सुगर केन, यानी सुगर केन के लिए क्या फेवरेबल कंडीशन रहने वाला है, इसकी बात हम करेंगे। ठीक है, तो देखो सुगर केन की बात करते हैं। तो सुगर केन को उगाने के लिए ये इसके सीजन की अगर आप बात करोगे ना तो इसका कोई एक स्पेसिफाइड सीजन नहीं होता, ये एनुअल क्रॉप है। क्यों? क्योंकि सुगर केन एक ऐसा फसल है जो 12 से 15 महीने तक खेतों में रहता है। कितने दिन तक? 12 से 15 महीने तक। तो इसलिए इसको हम ना तो खरीफ में रखेंगे ना तो रबी में रखेंगे। क्यों? क्योंकि खरीफ और रबी दोनों अकेले अकेले बस 6 मंथ के ही पीरियड को ऑक्युपाई करते हैं, लेकिन ये आप गन्ने का फसल देखना खेतों में 12 से 15 महीने तक रहता है, इसलिए इसका सीजन एनुअल रहेगा। कैसा सीजन रहेगा? एनुअल। टेम्परेचर 21 से 27, बारिश 100 सेंटीमीटर, और मिट्टी रिच एलुवियल, लाइट क्ले और ब्लैक सोइल। मतलब वेराइटी ऑफ सोइल के अंदर में आप गन्ने की खेती को देख सकते हो। देखना आप, जैसे भारत में एलुवियल सोइल नॉर्दर्न प्लेन्स में पाए जाते हैं, तो नॉर्दर्न प्लेन्स के स्टेट जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार, ये दो मेन शुगर केन के प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। लेकिन आज के टाइम पे अगर लेटेस्ट टाइम पीरियड में अगर आप एनालाइज करो तो आप ये देखने को मिलेगा कि साउथ इंडियन स्टेट्स में भी अब शुगर केन के फसल की खेती का दायरा काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई रोल प्ले करने वाला राज्य है तो वो महाराष्ट्र है, क्योंकि महाराष्ट्र में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होने लगा, और ऐसी परिस्थिति में जो शुगर मिल्स हैं उनको चलाने के लिए सप्लाई ऑफ शुगर केन की जरूरत है, तो इसलिए वहां पे अब शुगर केन का जो दायरा है वो काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए ब्लैक सोइल के अंदर भी इसको उगा सकते हैं, एलुवियल सोइल के अंदर भी उगा सकते हैं। तो नॉर्थ एंड साउथ इंडियन स्टेट्स दोनों ही इलाकों में ठीक ठाक तरीके से शुगर केन की खेती कर ली जाती है। तो इसमें अगर हम लोग इसके प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की बात करें तो सबसे बड़ा प्रोड्यूसिंग स्टेट उत्तर प्रदेश है, उसके बाद दूसरे नंबर पे बिहार आता है, अब उसके बाद महाराष्ट्र भी काफी बेहतर तरीके से आपको शुगर केन उगाने लगा है। ठीक, फिर पंजाब, आंध्र प्रदेश,
बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटका, इन सब राज्यों में भी आप शुगर केन की खेती देख सकते हो और अच्छे क्वालिटी के शुगर केन की खेती देख सकते हो। आगे हम अगला फसल देखेंगे बाबू। अगला फसल है टी। ये बेवरेज क्रॉप है और साथ ही साथ प्लांटेशन क्रॉप भी है। तो अगर इसको उगाने के लिए टेम्परेचर की बात करो तो 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है टी प्लांटेशन के लिए। ये प्लांटेशन क्रॉप इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस फसल की खेती जनरली बहुत बड़े बड़े लैंड इलाकों में, ठीक है, बहुत बड़े बड़े पैच ऑफ लैंड पे इनकी खेती की जाती है, ठीक है, और इसमें जनरली माइग्रेंट्स लेबरर्स की काफी ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। तो प्लांटेशन क्रॉप होने के चलते, ठीक है, ये जिन इलाकों में भी उगाया जाता है उधर दूर दूर तक केवल इसी के फसल हमें दिखाई देते हैं। तो इसको टेम्परेचर चाहिए 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक, बारिश चाहिए 150 से 200 सेंटीमीटर तक। मिट्टी के अंदर में काफी वेरिएशन देखने को मिलता है। टी में फॉरेस्ट सोयल जो कि ह्यूमस में रीच हो, ठीक, फॉस्फोरस हो, ह्यूमस, फॉस्फोरस, पोटास और आयरन कंटेंट जिन मिट्टी के अंदर में ज्यादा पाया जाता है उन मिट्टी के अंदर में हम टी की खेती कर लेते हैं। तो फॉरेस्ट सोयल के अलावा हम लेटेराइट सोयल के अंदर में भी टी की खेती ठीक ठाक तरीके से करते हैं। सबसे बड़ा अगर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट है भारत का तो वो असम है, उसके बाद दार्जिलिंग, असम में दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी, ठीक है, जो कि वेस्ट बंगाल के पार्ट है। तो असम में सबसे ज्यादा चाय, उसके बाद दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी में भी हम लोग चाय उगा सकते हैं और साउथ इंडिया में नीलगिरी की पहाड़ियों में हम चाय की खेती को अच्छे तरीके से देख सकते हैं। अगला फसल होगा आपको कॉफी। कॉफी उगाने के लिए, कॉफी भी प्लांटेशन क्रॉप है, ये भी आपको प्लांटेशन क्रॉप के अलोंग ही इसको उगाया जाता है, ठीक। तो इसको उगाने के लिए टेम्परेचर चाहिए 15 से 28 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर चाहिए? 15 से 28 डिग्री सेल्सियस। बारिश इसको चाहिए 150 से 200 सेंटीमीटर। इसको कितनी बारिश चाहिए? 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक की बारिश की जरूरत पड़ती है। कॉफी उगाने के लिए वेल ड्रेन्ड लोमी सोयल की जरूरत पड़ती है और अगर ये सोयल अवेलेबल नहीं है तो लेटेराइट सोयल में भी हम कॉफी की खेती कर सकते हैं। एक मेजर कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ठीक है, यानी कॉफी उगाए जाने वाले जो मेजर राज्य हैं उनमें कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु का स्थान आता है, ठीक। अगला फसल आपको मिलेगा, अगला फसल देखेंगे कॉटन। अगला फसल कौन सा मिलेगा बाबू? कॉटन। कॉटन जो है एक इंपॉर्टेंट क्रॉप है, क्यों? क्योंकि ये हमारे देश में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का बैकबोन, सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल माना जाता है। यानी काफी बड़े लेवल पे ये हमारे कॉटन इंडस्ट्रीज को, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को चलाने के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने में अपना एक अहम स्थान रखता है। इसलिए कॉटन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट फसल है। इसको उगाने के लिए 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, 100 सेंटीमीटर की बारिश की जरूरत पड़ती है। कॉटन की खेती, कॉटन के लिए बेस्ट सुटेड सोयल ब्लैक सोयल है। कई बार ब्लैक सोयल का नाम कॉटन सोयल भी रखा जाता है, ठीक है। तो आप देखोगे कॉटन की खेती बेहतर तरीके से करने के लिए ब्लैक सोयल, और अगर ब्लैक नहीं है तो एलुवियल सोयल के अंदर में भी इसका हम लोग थोड़ा बहुत उत्पादन कर सकते हैं। इसके प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आपको मिलेंगे गुजरात, महाराष्ट्र। यानी ऑब्वियस सी बात है कि ब्लैक सोयल साउथ इंडियन स्टेट्स में ज्यादा पाए जाएंगे, तो ऐसी परिस्थिति में साउथ इंडियन स्टेट्स जो होंगे वो कॉटन उगाने के लिए इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट राज्य बन जाएंगे। तो गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटका और पंजाब, ये सभी राज्य जो हैं वो आपको, ठीक है, बेहतर तरीके से कॉटन उगाने का काम करते हैं। अगला देखेंगे हम लोग जूट। जूट उगाने के लिए, जूट भी फाइबर क्रॉप है, इससे भी फैब्रिक बनाने का काम किया जाता है। तो जूट उगाने के लिए खूब ज्यादा टेम्परेचर और खूब ज्यादा बारिश दोनों ज्यादा चाहिए। 25 से 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए, 150 से 200 सेंटीमीटर तक की बारिश चाहिए। इस फसल को अच्छे तरीके से उगाने के लिए फर्टाइल एलुवियल सॉइल चाहिए, और किधर? फ्लड प्लेन्स में, यानी वैसे इलाके जो फ्लड प्रोन इलाके होते हैं। जैसे आप भारत में वेस्ट बंगाल चले जाओ, असम चले जाओ, ये दो राज्य ऐसे हैं
जहां पे बाढ़ ठीक ठाक तरीके से आता है, हमारा बिहार भी उसमें पीछे नहीं है। इन राज्यों में जूट की खेती जबरदस्त तरीके से की जाती है। क्यों? क्योंकि जूट को उगाने के लिए ना काफी ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। जूट के पौधे बड़े बड़े होते हैं और उस पौधे के गर्दन तक पानी जो है वो लबालब भरा रहना चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में जिन इलाकों में बाढ़ ज्यादा आते हैं उन इलाकों में जूट की खेती ठीक ठाक तरीके से होती है। इसमें वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, यूपी, इन सभी राज्यों का अहम योगदान हो जाता है। ठीक, आगे आप देखोगे रबर। तो रबर की बात करो, रबर जो है ये नॉन फूड क्रॉप है, ये कंप्लीटली आपको कैश क्रॉप है। तो इसकी खेती के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश, लेटेराइट या रेड सोयल की जरूरत पड़ेगी। और इस फसल को उगाने वाले स्टेट्स जो हैं उनमें केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका और ग्रीन हिल्स, ठीक है, ऑफ मेघालय, यानी मेघालय की पहाड़ियां, ये सभी जो इलाके हैं वो रबर उगाने में अपना अहम योगदान देते हैं। अगला फसल हम लोग देखेंगे, ठीक है, फ्रूट्स। यानी फ्रूट्स का भी हम भारत के अंदर में एक अच्छे लेवल का उत्पादन देख सकते हैं। तो ये फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो इनमें कुछ इंपॉर्टेंट फ्रूट्स और उनके प्रोड्यूसिंग स्टेट्स यहां पे दिखाए जा रहे हैं। जैसे आप देखोगे मैंगो, तो ऐसे तो अगर मान लीजिए कि एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया, आपको नहीं याद है, फंस रहे हो, तो ये बात जान जाइए कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दो ऐसी चीजें हैं जो ऑल ओवर इंडिया उगाए जाते हैं, ऑल ओवर इंडिया। तो आप ऑल ओवर इंडिया से भी काम चला सकते हो, लेकिन स्पेशली अगर आपको देखना हो, पढ़ना हो, समझना हो तो आप इस चार्ट को देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। जैसे मैंगो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, यूपी, वेस्ट बंगाल, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हो। इस चार्ट को देखोगे अच्छे से समझ जाओगे कि किस फ्रूट की खेती हम किस इलाके में कर लेते हैं। ठीक, आपके स्क्रीन पे ये चार्ट दिख रहा होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं अपने पास। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखेंगे पल्सेज। भारत जो है वो दालों की खेती में अपना अहम योगदान देता है। पल्सेज, दाल, दलहन की फसलें, ठीक है, इनफैक्ट 1 नंबर पे आता है भारत इन फसलों को उगाने में। तो इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और बड़ा प्रोड्यूसर होने के साथ साथ ये बहुत बड़ा कंज्यूमर भी है। भारत के हर इलाके में लोग दाल के अलग अलग डिशेज खाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं। तो पल्सेज का एक बहुत बड़ा दायरा हमारे देश में देखने को मिलता है। ठीक, हमारा देश का स्थान जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज लार्जेस्ट कंज्यूमर के रूप में दुनिया में है। पल्सेज आर द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन अ वेजिटेरियन डाइट। अगर कोई वेजिटेरियन है, वेज खाना पसंद करता है, तो उसके लिए उसके डाइट में दालें जो है वो अपना काफी अहम योगदान देती हैं उसको प्रोटीन प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, यानी प्रोटीन के मेन सोर्स होते हैं दाल। ठीक, आप देखेंगे इनको कम मॉइस्चर की जरूरत होती है। ठीक है, ड्राई सीजन में भी ये अच्छे से सरवाइव कर लेते हैं कम मॉइस्चर होने की परिस्थिति में। ठीक, ये क्रॉप रोटेशन के अलोंग इनकी खेती की जाती है, यानी दलहन की फसलें कभी अकेले खेतों में नहीं उगाई जाती, क्रॉप रोटेशन के तहत और मिक्स मल्टीपल क्रॉपिंग के अलोंग इनकी खेती की जाती है। जैसे आप देखिएगा अरहर का दाल होता है, तो वो गेहूं का खेती चल रहा है, बीच में उसके मेड़ पे, खेत के मेड़ पे चारों तरफ से अरहर का पौधा लगा दिया। तो इस तरह से दलहन की फसलें जो होती हैं वो जनरली क्रॉप रोटेशन के तहत, ठीक है, ठीक उगाई जाती हैं। और क्रॉप रोटेशन के तहत इनको उगाए जाने के पीछे सबसे मेन कारण होता है कि ये लिगुमिनस क्रॉप होते हैं, यानी ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है, जिसके चलते मिट्टी की फर्टिलिटी को रिस्टोर करने का मौका मिलता है। तो इसलिए भी, ठीक है, इन फसलों को जनरली क्रॉप रोटेशन के तहत, मान लीजिए कि हमने क्या किया, गेहूं का फसल उगाया, चावल का फसल उगाया, फिर एक बार क्या किया, किसी दलहन का फसल उगा दिया। आ रही बात समझ में? तो इस तरह से पल्सेज की बात करें तो रबी क्रॉप्स के अलोंग उगाए जाने वाली पल्सेज पीज, ग्राम, मसूर है। जैद के अलोंग उड़द और मूंग है। ठीक है, खरीफ के अलोंग अरहर है और सोयाबीन है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग, ये ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन में अच्छे तरीके से उगाए जाते हैं। ठीक, अगर आप देखें भारत में जो मेन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, ठीक, जो पल्सेज को उगाने का काम करते हैं, उसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ठीक है,
महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये सारे राज्य जो होते हैं वो काफी बेहतर तरीके से मैप पे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे राज्य जो हैं वो सबसे बेहतर क्वालिटी के दाल उगाने का काम भारत में करते हैं। आई बात समझ में। अगला देखेंगे हम लोग ओएल सीड्स, वो तो दलहन की फसलें थी, अब देखेंगे हम तिलहन की फसलें। क्या देखेंगे? तिलहन की फसलें। तो इंडिया इन फसलों के मामले में भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है तिलहन की फसलों में, यानी तेल के उत्पादन में। They cover approximately 12% of the total cropped area of India, यानी भारत के क्रॉप्ड एरिया में 12% एरिया के अंदर में केवल तिलहन की फसलें ही उगाई जाती हैं। ठीक, ये साबुन, कॉस्मेटिक और ऑइंटमेंट्स बनाने के लिए एक इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल के रूप में अपना काफी ज्यादा योगदान देने का काम करते हैं। कौन? तिलहन की फसलें, तेल है। मेजर ऑयल सीड्स ऑफ इंडिया आर, यहाँ पे ऑयल सीड्स हो जाएगा, ग्राउंडनट, मूंगफली, सनफ्लावर, सनफ्लावर, ठीक है। तो ये सभी जो है वो आपको तिलहन की फसलें हैं। इनके लिए क्या ज्योग्राफिकल कंडीशंस है देखेंगे। जैसे कोकोनट जो है ये पेड़ के रूप में हमारे पास मौजूद होता है, जो हमें एक ऑयल देने का काम करता है, कोकोनट ऑयल। कोकोनट के पेड़ से जो कोकोनट का फल मिलता है उसी से हम लोग इसका तेल बनाने का काम करते हैं। रबी क्रॉप्स के अलोंग लाइन सीड, मस्टर्ड, सनफ्लावर, सीसम, ठीक है। उसके बाद रबी और खरीफ दोनों ही सीजन में उगाए जाने वाले जो ऑयल सीड्स होते हैं वो कस्टर्ड सीड्स होते हैं। उसके बाद खरीफ सीजन में आप देखोगे सीसम, नॉर्थ इंडिया के अंदर में सोयाबीन और ग्राउंडनट, ये सभी तिलहन की फसलें आपको अलग अलग क्रॉपिंग सीजन के अलोंग भारत में उगाई जाती हैं, ठीक है। आप देखेंगे तिलहन की फसलों के प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो है वो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात और महाराष्ट्र है। इस मैप को भी आप बेहतर तरीके से समझ करके एनालाइज कर सकते हैं कि भारत के अंदर में ऑयल सीड्स का क्या क्राइटेरिया है, ठीक है। तो आज हमने बाबू दो टॉपिक को इस सेशन के अंदर में काफी अच्छे तरीके से समझा। एक था भारत का क्रॉपिंग पैटर्न और दूसरा था मेजर क्रॉप्स। इन दोनों टॉपिक्स को अच्छे तरीके से हमने समझ लिया है। अब नेक्स्ट सेशन के अंदर में हम इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, वो कौन सा होगा? एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, जो हमारे देश की सरकार ने अलग अलग टाइम पीरियड पे हमारे देश के अंदर में इंप्लीमेंट करने का काम करा है। तो नेक्स्ट सेशन में हमारा ये चैप्टर जो होगा बाबू वो फिनिश हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपने मेरे एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया है, ठीक है, और आप इससे अपने नॉलेज को इनहांस करने में काफी ज्यादा मदद ले सकते हैं। इसी भरोसे के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।